प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 11 का कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। आप ठीक से तैयार करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने 9th में भी पढ़ा है। बहुत ऐसी डेफिनेशन है, बहुत ऐसी परिभाषाएं हैं जो आपको पहले से तैयार है, बस एक बार उनको पुनः रिवाइज करना है। अगर हम उनको ठीक से पुनः रिवाइज कर लेंगे तो हमारी जो कक्षा 11 की बोर्ड परीक्षा होती है कृषि भौतिकी की, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और श्योर सही होगा। बस एक बार आप वीडियो को ठीक से देखिए, समझिए, पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने 8 टॉपिक अभी लिए हैं। गति अवस्था, विराम अवस्था, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरणों का निगमन, सब ऐसे टॉपिक हैं जो हमने 9th में भी पढ़े थे। चैप्टर का क्या नाम है? वेग तथा त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन चैप्टर का नाम है। और पहला ही भाग है पार्ट 1, कक्षा 11। 9th के बच्चों के लिए भी आवश्यक है। ये 9th में भी सेम वही चैप्टर है जो कक्षा 11 में, 9th में सेम यही, कोई भी चेंज नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? गति अवस्था। देखो, हेडिंग हमने डाला गति अवस्था। गति अवस्था, गति अवस्था। गति अवस्था क्या होती है? जैसे हम रोड किनारे खड़े हैं और हम देख रहे हैं सड़क पर कार दौड़ रही है, तो कहेंगे कार चल रही है, गति अवस्था है, यानी गतिमान अवस्था में है। इसका मतलब परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले। परिभाषा में क्या बोला? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले, उसे गति अवस्था। और किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले, विराम अवस्था। कितनी सिंपल परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को आप पूरी डिटेल में लिखेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं। वीडियो को सुनेंगे, फिर आप परिभाषाओं को कॉपी पर लिखेंगे। क्या बोला गति अवस्था में? क्या लिखेंगे कॉपी पर? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले, उसे गति अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या बता दोगे? सड़क पर दौड़ती कार, सड़क पर चलती हुई कार, उदाहरण हो गया। अब देखो अगला टॉपिक क्या हमने डाला है? विराम अवस्था। विराम अवस्था के बारे में भी अभी हमने कहा था। विराम अवस्था, विराम अवस्था। विराम अवस्था में क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले तो वह वस्तु विराम अवस्था में होती है। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, आपको सामने देख रहे हैं, एक वॉच लगी हुई है और वो दीवार पर टंगी हुई है, तो वहीं की वहीं है, स्थिर है। या स्टूल रखा हुआ है, पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक को हम देखते रहें, पुस्तक वहीं रखी हुई है, यानी विराम अवस्था में है। समय चलता जाएगा, पुस्तक वहीं रखी होगी, विराम अवस्था। क्या उदाहरण दे देंगे? मेज पर रखी पुस्तक। तो इसका उदाहरण क्या बताया? सड़क पर दौड़ती कार, मेज पर रखी पुस्तक। गति अवस्था, विराम अवस्था में, याद हो गया। अगला देखो, दूरी। दूरी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत कम समय में हम आपको ये बता देंगे। दूरी, दूरी क्या होता है? देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता, कितना रास्ता तय किया, कितनी दूरी तय की, दूरी। बहुत सिंपल परिभाषा। क्या बताया? किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यानी वस्तु दूरी कब चलेगी? जब वस्तु गतिमान होगी। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। देखो, याद हो गया। अच्छा, अगला क्या है? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? जहां से वस्तु गतिमान होती है, यानी प्रारंभिक बिंदु, और जहां गति उसकी समाप्त होती है, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को, या कहेंगे किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
अच्छा, दूरी अदिश राशि है, इनमें अगर अंतर पूछ लिया जाए तो, और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। अंतर हमने बता दिया, क्या बताया? दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है। दूरी और विस्थापन में दो अंतर हो गए, यहां लिख देते हैं। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये देखो। और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। एक और लिखना चाहो लिख सकते हो, क्या बताया? दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य भी हो सकता है। हो गया, तो अंतर भी हो गया, परिभाषा हो गई, अंतर हो गया। अगला देखो टॉपिक क्या है? चाल। चाल, स्पीड। स्पीड देखो, गति अवस्था, विराम अवस्था, दूरी, विस्थापन, चाल। कितने जल्दी जल्दी परिभाषाएं समाप्त हो रही हैं। सूत्र से परिभाषा को याद करेंगे। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हम समय को एकांक मान लें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। यानी यदि समय एकांक हो, समय एकांक हो, तब चाल बराबर दूरी। यानी चाल दूरी के बराबर हो गया जब समय क्या हो गया? एकांक। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु द्वारा, चाल कब होगी? जब वस्तु गतिमान होगी। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ पाए परिभाषा? क्या बताया? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अच्छा, चाल अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। अब देखो, अच्छा इसका अगर मात्रक लिखें तो देखो, मात्रक इस सूत्र के आधार पर, दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है? मीटर। मीटर। और समय का सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाए, सीजीएस पद्धति में, तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये सीजीएस पद्धति में हो गया, यहां लिख दो सीजीएस पद्धति में, ऐसे ही लिख दो। ये तो है एमकेएस पद्धति में, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे आपको एमकेएस, और ये क्या है? सीजीएस। सीजीएस पद्धति मात्रक। अगर विमा पूछ ली जाए तो विमा क्या लिखेंगे? एलटी माइनस वन। विमा एलटी माइनस वन। देखो, दूरी की विमा क्या होती है? एल, और समय की टी, तो एलटी माइनस वन। टी ऊपर पहुंच गया, विमा निकालना पहले बता चुके हैं आपको। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला देखो क्या हेडिंग है? वेग। वेग। एक भी परिभाषा हम पूरी नहीं लिखेंगे और आपको समझा देंगे, ऐसे याद हो जाएंगे, लेकिन कॉपी पर पूरी परिभाषाएं लिखेंगे। कॉपी पर आप ये सभी लिखेंगे। देखो, वेग का सूत्र, वेग बराबर क्या होता है? यहां लिख देते हैं, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब देखो, इसके आधार पर परिभाषा लिख दो। यदि समय एकांक हो तो वेग किसके बराबर हो जाएगा? विस्थापन के। जैसे यहाँ चाल दूरी के बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा? वेग विस्थापन के बराबर हो जाएगा। अब क्या परिभाषा होगी? देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये परिभाषा लिखेंगे, ऑडियो को बाद में सुनेंगे, वीडियो को, और ये परिभाषाओं को लिखेंगे। क्या बोला? एक बार फिर समझ लो परिभाषा, हमने दो बार परिभाषाएं बोली हैं। देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ये कॉपी में लिखेंगे इसकी डेफिनेशन,
किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अच्छा, ये अदिश राशि है चाल, विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। विस्थापन सदिश राशि है। देखो, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, सदिश राशि। अब इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक जो ये है वही मात्रक इसका होगा। देखो, मीटर पर सेकंड एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। और विमा LT-1, जी लिखिए हमने LT-1। यही चाल की होती है, यही वेग की होती है। पहले भी निकलवा चुके हैं, फिर निकाल लिया हमने। तो आपने देखा है पहले चरण में हमने आपको 6 डेफिनेशन बता दी। एक बार 6 को पुनः रिवाइज करते हैं, फिर इनको मिटाएंगे। गति अवस्था, फिर समझ लो गति अवस्था किसी वस्तु की, यानी किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले, समय के साथ बदले गति अवस्था। समय के साथ न बदले, यानी वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले, विरामावस्था। मेज पर पुस्तक रखी है, समय बढ़ रहा है, पुस्तक वहीं की वहीं रखी है। मेज पर रखी पुस्तक, इस पे क्या कहेंगे उदाहरण में? सड़क पर दौड़ती कार। दोनों परिभाषाएं समझ गए। अच्छा, दूरी, दूरी में क्या कहा था? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी अदिश राशि है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अच्छा, इनमें अगर अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर भी आप लिख देंगे। फिर देखो विस्थापन की डेफिनेशन। विस्थापन में क्या कहा था हमने? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए, यानी दोबारा सुन लो, विस्थापन और इनको हम चित्र बना के समझाते हैं, वो ज्यादा आपके क्लियर होगा। देखो, यानी प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहां समझा देते हैं आपको, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चाल अदिश राशि है, वो यहां लिख दिया, चाल अदिश राशि है। देखो, दूसरे पेन से बनाते हैं दूरी और विस्थापन, फिर आप क्लियर हो जाएगा। ये देखो, और अच्छा हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ए बी सी, कोई वस्तु बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, ए से चलकर बी पर आती है। सपोज 4 मीटर आती है, मान लिया 4 मीटर। अच्छा, बी से सी तक जाती है, बी से सी तक 3 मीटर, 3 मीटर। अब इसमें हमसे ये पूछा जाए कि दूरी क्या होगी, तो आप दूरी लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, यानी आप लिखेंगे 4 मीटर और प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। ये दूरी आ गई। अच्छा, अब हम लिखें विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? देखो, विस्थापन, अगर विस्थापन लिखेंगे तो विस्थापन में हमने क्या कहा था? क्या डेफिनेशन थी? प्रारंभिक व अंत में, यानी जहां से गति प्रारंभ हुई, यहां से गति प्रारंभ हुई, यहां गति समाप्त हुई, तो प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब न्यूनतम दूरी क्या आ रहा है? AC। अब AC कैसे निकाला है? AC देखो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, यानी आप लिखोगे AC का वर्ग लिख दो या वर्गमूल में लिख देते हैं इधर, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये आप सब जानते हैं परिभाषाएं पहले से ही। देखो, AB का वर्ग 16, BC का वर्ग 9। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? √25, और AC बराबर आ जाएगा 5 मीटर, यानी AC 5 मीटर आ गया। 5 मीटर, यानी विस्थापन में देखो कम चलना पड़ा, दूरी कम हो गई। विस्थापन में देखिए ये, तो विस्थापन आपके क्लियर हो गया, दूरी क्लियर हो गई, विस्थापन क्लियर हो गया। परिभाषा क्या बताई थी विस्थापन की? प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। याद हो गया? अच्छा, चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल अदिश राशि है।
इसका मात्रक MKS पद्धति मीटर पर सेकंड, CGS पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, लिख लेंगे। फिर देखो वेग, वेग में क्या लिखेंगे, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, चाहे ऐसे लिख देना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और ये सदिश राशि। मात्रक क्या लिखेंगे, MKS पद्धति मीटर पर सेकंड, CGS पद्धति सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, विमा LT-1। तो देखा हमने अभी कितने टॉपिक पढ़ा दिए आपको, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम त्वरण बताते हैं, त्वरण यही लिख देते हैं, त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण एक सूत्र आपने पढ़ा था, त्वरण बराबर एक्सीलरेशन होता है, इसलिए हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। त्वरण लिखो भाई, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। क्या परिभाषा होगी देखो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या कह दो किसी समय में या एकांक समय में या समय के साथ, देखो समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सबसे सिंपल। या कुछ नहीं याद है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कई प्रकार से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन बटा समय। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ए, जिससे याद रहे आपको, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मात्रक क्या होगा, मात्रक वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का सेकंड, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सी राशि है, त्वरण सदिश राशि है, ये त्वरण सदिश राशि है। ये हो गया। तो देखा हमने, यानी आपने 7 परिभाषाएं पढ़ ली, अभी तो मात्र 15 ही मिनट हुए हैं, 7 परिभाषाएं हमने कई बार बता दी। आप क्या करेंगे, इनको दोबारा कॉपी पे लिखेंगे, यानी वीडियो सुनेंगे, समझेंगे, फिर इनको कॉपी पे ठीक से लिखेंगे और तैयार भी करेंगे। 7 हो गई। अब हम देखो अगला टॉपिक क्या है, गति के समीकरणों का निगमन, यानी गति के समीकरणों का निगमन। एक इसका ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन हमने कराया है, वो सरल रेखा में गति विज्ञान वर्ग के वीडियो में दिया है। आज आपको हम जो 9th में है, जो तुम्हारे कोर्स में है, कक्षा 11 कृषि वर्ग में, उसको बताएंगे गति के समीकरणों का निगमन। देखो कैसे बताएंगे, पहले इसको साफ कर दें, यानी दूसरी विधि से बताएंगे गति के समीकरणों का निगमन। अगला टॉपिक अपना गति के समीकरण। गति के समीकरण में प्रथम समीकरण हमने हेडिंग डाल दिया, और देखो क्या लिखा, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा उसमें नियत त्वरण a है, t सेकंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, यानी वस्तु गतिमान है, t सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया, v। तब देखो 1 सेकंड में वेग वृद्धि a कैसे आ गई, देखो क्या वेग वृद्धि आ कैसे गई, पहले ये समझो। जैसे a बराबर b अपॉन टी, कहाँ से आ गया, वेग वृद्धि को ऐसे लिखेंगे, ये सूत्र होता है ना, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अच्छा, समय को आपने कितना मान लिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड समय को मानोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v। डेल्टा v क्या है, वेग वृद्धि। वेग वृद्धि कितनी आ गई, देखो a, वेग वृद्धि है कब आ गई, 1 सेकंड में, यानी समय को आपने क्या माना है, 1 सेकंड। लाइन क्लियर हो गई, आप समझ गए ये कहां से लिख दिया, 1 सेकंड में वेग वृद्धि। अच्छा, अब t सेकंड में वेग वृद्धि, t सेकंड में, t सेकंड में वेग वृद्धि क्या करेंगे, t से गुणा, a गुणा t, यानी 80। अच्छा, अब देखो t सेकंड में वेग वृद्धि थी इतनी हो गई, लेकिन t सेकंड बाद वेग कितना हो जाता है, v, यानी चूंकि, यहां लिख दो, चूंकि t सेकंड बाद वस्तु का वेग
बी हो जाता है, बी हो जाता है, अतः अतः बी बराबर, देखो टी सेकंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है। प्रारंभिक वेग कितना था u, अच्छा वेग अब कितना हो गया v, और वेग में वृद्धि कितनी हो गई at की, यानी at। यहां लिख दो, लैंग्वेज में लिख दो, यहां लिख दो b बराबर प्रारंभिक वेग प्लस प्लस वेग वृद्धि, वेग वृद्धि टी सेकंड में वेग वृद्धि, ये लिखेंगे टी सेकंड में, पूरा ही लिख दो, पूरा सही रहेगा क्योंकि वरना फिर ऊपर वाला कहीं समझोगे। टी सेकंड में वेग वृद्धि, ये ज्यादा ठीक है, टी सेकंड में वेग वृद्धि। अब प्रारंभिक वेग कितना था u प्लस एटी, यू प्लस एटी, बी बराबर u प्लस एटी, ये प्रथम समीकरण है, ये है प्रथम समीकरण ए टी, बी बराबर एटी आ गया। यानी देखो प्रथम समीकरण कितना आसान है, प्रथम समीकरण बहुत आसान है, और अगर ये आपको न याद रहे, आप भूल जाएं, पहले तो भूलेंगे ही नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया एक सेकंड में वेग वृद्धि एक कैसे आ गई, इस सूत्र के आधार पर आ गई। अच्छा टी सेकंड में वेग वृद्धि टी से गुणा, अब टी सेकंड बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, आप पढ़ ही चुके हैं, तो v बराबर, यानी v कब हो गया जब पहले u था, u से चलना प्रारंभ की, फिर इतनी वृद्धि हो गई तो टी सेकंड में वृद्धि, समीकरण आ गई। अगर न याद रहे तो इस सूत्र के आधार पर आ जाओ, जैसे हमने कहा था वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पहले वेग u था, बाद में वेग कितना हो गया v, यानी वेग परिवर्तन b माइनस यू अपॉन टी, तिरछी गुणा कर लो, तिरछी गुणा करो, b माइनस यू बराबर ए टी और b बराबर u प्लस ए टी। देखो कुछ ना याद रहे तो सबसे सिंपल, यानी त्वरण की परिभाषा में याद होती है, वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। आगे प्रथम समीकरण तो बहुत आसान, डेरिवेशन 3 है, बहुत आसान है, और एक परीक्षा में पूछा जाता है, 9th क्लास हो या फर्स्ट ईयर हो, कृषि वर्ग दोनों में आता है। अच्छा तो ये आपके क्लियर हो गए। अब हम कौन सा समीकरण बताएंगे प्रथम के बाद, द्वितीय समीकरण। देखो इसको रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ, द्वितीय समीकरण यानी कि यहाँ लिख दिया प्रथम, यहाँ हेडिंग हमने डाल दिया द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या होगा, देखो यानी वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है u, ओ एक सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी हो रही है a, प्रारंभिक वेग कितना था u। अच्छा अब देखो यहां लिखते हैं गति, या और लिख दो माना स्मॉल टी सेकंड में वस्तु द्वारा, थोड़ी लैंग्वेज लिख देते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी s है, s है, ठीक है। अब लिखो तब एक सेकंड में, तब और लिख दो सही रहता है, तब एक सेकंड में या एक सेकंड बाद, एक सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी ना लिखो, एक सेकंड बाद वस्तु का वेग लिखो, एक सेकंड बाद वस्तु का वेग, दूरी तो बाद में आएगी निकल के, एक सेकंड बाद वस्तु का वेग, वेग। अब देखो वेग, वेग निकालना है, पहले कितना था u, और एक सेकंड बाद देखो वेग में वृद्धि कितनी हो गई a की, यानी u प्लस a, समझ गए, यानी एक सेकंड बाद वस्तु का वेग u प्लस a। हम कहें एक सेकंड पहले कितना होगा, तो एक सेकंड पहले u माइनस a, यानी एक सेकंड पहले वस्तु का वेग u माइनस a। यहां और लिख देना चाहिए गति आरंभ होने के एक सेकंड बाद, पूरा लिख देते हैं, गति यहां से लिखते हैं
गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग। अब देखो गति समाप्त होने से पहले गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग। यहाँ लिखो गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग। अब ये आ गया। अच्छा, ये 1 सेकंड बाद आया, ये 1 सेकंड पहले आया। अगर औसत निकालें, औसत में क्या होता है, दोनों को जोड़ दो बटा दो, यानी u प्लस ए प्लस u माइनस ए अपॉन 2। देखो खोलेंगे तो a से a कट जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज इसमें और रह गई, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग। 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग जब गति समाप्त हुई थी तब वेग उसका हो क्या गया था, देखो बस जब गति समाप्त हुई थी तो उसका वेग बाद में कितना हो गया था, t v, यानी t सेकंड बाद उसका वेग भी तो v हो जाता है, तो यहाँ b लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें b लिखना पड़ेगा, ये आ गया v। अब देखो a से a कट गया तो क्या लिखें, u प्लस v अपॉन 2, ये आ गया, देखो ये आ गया औसत वेग, ये आ गया। अब ये तो हमने निकाला गति आरंभ होने के 1 सेकंड बाद और गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले। अब अगर 2 सेकंड का अंतर लिखें, यानी यहां लिखें, देखो ऐसी लैंग्वेज लिखेंगे सेम, गति आरंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग। अब वस्तु का वेग 2 सेकंड बाद, यानी यहां पर 2 से गुणा, यानी कि u प्लस 2a, ऐसे u प्लस 2a। अब क्या लिखें, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले वस्तु का वेग। गति बहुत सिंपल है, एक बार आप देख लीजिए फिर दोबारा समझा देंगे। गति समाप्त होने के 2 सेकंड, एक नहीं 2 सेकंड पहले, अब बाद नहीं होगा, पहले 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग, यानी जब गति प्रारंभ हो गई थी, प्रारंभ वेग u से, तो t समय बाद उसका वेग v हो गया था, तो गति समाप्त होने से पहले उसका वेग क्या था, v, तो b माइनस 2a ये। अब देखो औसत वेग निकालो भाई, u प्लस 2a प्लस b माइनस 2a अपॉन 2। देखो 2a से 2a कट जाएगा, कितना आ जाएगा, u प्लस b अपॉन 2, ये आ गया। देखो औसत वेग u प्लस b अपॉन 2, यानी 2 सेकंड बाद भी इतना ही आया। अगर हम 3 सेकंड बाद निकालें तो यहाँ 3, तब भी तो ये कट जाएगा, 4 सेकंड बाद निकालना तब भी कट जाएगा, यानी इसी प्रकार कितना भी निकालते रहें औसत वेग इतना ही रहेगा, कितना, जो कि दिया गया है। कितना दिया गया, u प्लस बी अपॉन 2, यानी इस प्रकार, यहां से लिख दें ज्यादा ठीक रहेगा, यहां लिख दो, यानी इस प्रकार वस्तु का औसत वेग u प्लस बी अपॉन 2 ही रहेगा, यहां लिख देते हैं। इस प्रकार वस्तु का वेग u प्लस v, वस्तु का औसत वेग लिखो, औसत सही रहेगा, वस्तु का औसत वेग u प्लस बी अपॉन 2 ही रहेगा। अब देखो, अतः चली गई दूरी, अतः चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल की जगह यहाँ क्या होगा, औसत वेग गुणा समय। देखो औसत वेग कितना है, u प्लस बी अपॉन 2 गुणा समय t। अच्छा, प्रथम समीकरण b बराबर u प्लस ए टी का यहाँ मान लगा दो,
बी बराबर यू प्लस ए टी का मान लगा दें। देखो एस बराबर यू तो ऐसा ही, बी की जगह क्या लिख दें यू प्लस ए टी, अच्छा अपॉन टू, और इधर देखो यहाँ टी ऐसा है ही। अब देखते जाना एस बराबर यू प्लस यू कितना हो गया टू यू प्लस ए टी बटा दो, ये और ये टी बाहर। अब ऐसा करो टी से अंदर गुणा करो और इसको खोल भी दो, यानी एस बराबर टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो दो से दो कट गए, यानी एस बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर। बंद कर दो ब्रैकेट में ये यही तो होता है दूसरा समीकरण। कितना सरल है। क्या किया एक बार फिर समझो भाई। देखो जैसे हमने ये किया था सेम वैसा ही है, यानी एक सेकंड बाद वस्तु का वेग, देखो वस्तु का वेग यानी वेग में वृद्धि हो रही है, एक सेकंड बाद वस्तु के वेग में वृद्धि। अच्छा अब वेग में एक सेकंड पहले वस्तु का वेग यानी वेग में कमी हो रही है। यहाँ पर देखो ये आ गया, देखो औसत वेग निकाल दिया। गति आरंभ होने के 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग, गति आरंभ होने के 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग, यानी ऐसे ही हम निकालते चले जाएं औसत वेग उतना ही रहेगा, u प्लस बी अपॉन टू ही रहेगा। अतः चली गई दूरी, दूरी बराबर 4 गुणा समय। बहुत सिंपल, 4 गुणा समय याद रहता है हमें, दूरी बराबर 4 गुणा समय, कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं वही सूत्र लगता है। दूरी बराबर 4 गुणा 4 की जगह औसत वेग है गुणा समय, आ गया। बहुत सिंपल है। तो ये केवल हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना है, और इस पे भी ध्यान इसलिए सही हो जाए क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला है। बहुत सिंपल। अब हम देखो गति का 2 समीकरण हो गई, तीसरी समीकरण यही निकाल देते हैं, आ जाएगा तीसरा समीकरण, तृतीय समीकरण। देखो तृतीय समीकरण बहुत आसान होता है, प्रथम समीकरण का वर्ग कर दो तृतीय समीकरण आ जाएगा, और यह वर्ग न करो तो भाई टी का मान रख के भी आ जाता है इसी में, लेकिन वर्ग करके आपको बता देते हैं, वर्ग करके बता देते हैं। गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर, प्रथम समीकरण का वर्ग करने पर, प्रथम समीकरण बेटा क्या है b बराबर u प्लस ए टी, वर्ग करो भाई, इधर वर्ग कर दिया, अब इधर वर्ग करो, खोल भी दे रहे हैं इसी को एक ही लाइन में। देखो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, गुणा का दुगना क्या होगा 2u/a/t, ये आ गया गुणा का दुगना। अब देखो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर देखो ये जो 2u है 2u/a/t, इसको हमने पहले लिख दिया। अब a स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ा, सेम वही रहेगा। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, अच्छा a भी कॉमन आ रहा है, और देखो क्या क्या कॉमन आएगा 2a कॉमन आ रहा है। अच्छा यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया a स्क्वायर 2u a स्क्वायर सही लिखा है। देखो देखो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a हमने कॉमन ले लिया। यहाँ देखो बेटा क्या बचा, यहाँ बचा यू टी प्लस देखो 2a कॉमन ले लिया, 1/2 a/t स्क्वायर ये बचा, यानी हमने 2a कॉमन ले लिया था। अब देखो क्या बन गया बी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2a, इसके स्थान पर क्या लिख दें, ये लिखा है s, यानी यहाँ उतार दें, यहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ जगह है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये देखो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति के समीकरणों का निरूपण आ गया। कितना अच्छा टॉपिक था, क्या किया गया, यहाँ तक तो आपको हम एक बार पहले समझा ही चुके हैं। ये तृतीय समीकरण में क्या किया, प्रथम समीकरण का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग, यानी प्रथम समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते ये लाइन आई, इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये तो ऐसा ही लिखा, ये 2 से ऊपर नीचे गुणा इसलिए कर दी क्योंकि हमें ut प्लस 1/2 a/t स्क्वायर बनाना था। तो ये चूंकि s होता है
तो समीकरण आ गई बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बहुत सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है, पूरा चैप्टर एक में ठीक नहीं है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका टीवे सेकंड में चली गई दूरी और न्यूमेरिकल भी साथ में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या हमने पढ़ाया? बहुत टॉपिक पढ़ा दिए, 7 परिभाषाएं छोटी छोटी, उन सबको कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद गति के समीकरणों का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ज्यादातर पूछा जाता है, तो तीनों समीकरणों का निगमन हम ठीक से करेंगे। और अगले वीडियो में हम टीवे सेकंड में चली गई दूरी का डेरिवेशन आपको कराएंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।